नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले वाले सेशन में हम परमाणु के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम डाल्टन के परमाणुवाद और अलग अलग वैज्ञानिकों के जो परमाणु मॉडल है उन परमाणु मॉडलों के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में। अब जो डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो 1808 में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने परमाणुवाद में बताया कि जो सभी पदार्थ हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है और इन सूक्ष्म कणों को इन्होंने नाम दिया था परमाणु। और ये कहा कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है जिसके न तो टुकड़े किए जा सकते हैं और इनको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है। एक तत्व जो भी है वो सभी जो है एक समान परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। और यदि भिन्न भिन्न तत्वों की जब बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि इनके जो है अलग अलग परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। अब इन पदार्थों के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन वो इन परमाणुओं में किसी भी प्रकार का कोई भी संयोजन है, इन परमाणुओं का कोई वियोजन होना है या फिर इन परमाणुओं के पुनर्विन्यास के ऊपर आधारित होते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन जब वैज्ञानिक युग जो है आगे आगे बढ़ता गया, अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोग अपने अपने मत विचार प्रकट करते गए, तो एक समय ऐसा आया कि जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते, ये 1808 की बात है, 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कुछ वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि इस परमाणु में भी जो है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उन कणों को क्या नाम दिया गया, उन कणों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद का मुख्य बिंदु था कि जो सभी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। और ये जो कण हैं इनको कणों को नाम दिया परमाणु। और ये जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य कण है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इनको नष्ट किया जा सकता है। सभी जो तत्व होते हैं वो एक समान परमाणु गुणधर्म रखने वाले कणों से बने हुए होते हैं। और जो भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है वो भिन्न भिन्न परमाणु गुणधर्म वालों से बने हुए होते हैं। भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले परमाणु से बने होते हैं। और इन पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन इन परमाणुओं के अंदर जो संयोजन वियोजन या फिर पुनर्विन्यास होता है, संयोजन वियोजन या पुनर्विन्यास होता है इन परमाणुओं का, इसके आधार पर होता है। 19वीं सदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ वैज्ञानिकों ने ये तय कर दिया, कुछ ये विचार प्रकट कर दिए कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर भी जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन कणों को इन्होंने नाम दिया अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जब वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर भी सूक्ष्म कण अपरमाणविक कणों के बारे में बताया, तो इन्होंने जो है परमाणु में जो अपरमाणविक कण थे, अपरमाणविक कण, इनके बारे में बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत
प्रस्तुत की। इन्होंने अपरमाणविक कणों की व्याख्या करने के लिए या फिर इन कणों के बारे में जानने के लिए एक विद्युत विसर्जन नलिका का उपयोग किया। विद्युत विसर्जन नलिका। ये विद्युत विसर्जन नलिका जो है एक कांच की बनी हुई नली होती है जिसके दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रोड कैथोड यानी कि ऋणाग्र और ये इलेक्ट्रोड एनोड यानी कि धनाग्र। इनको आगे एक उच्च वोल्टेज वाले पंप से जोड़ दिया गया। अब इस पंप के द्वारा इस कांच की नलिका के ऊपर दाब को घटाया और बढ़ाया जाएगा, तब नए नए कण जो है यह अपरमाणविक कणों के बारे में व्याख्या हो सकेगी। तो हमने अध्ययन किया विद्युत विसर्जन नलिका के बारे में। अब एक भाई साहब आए, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थॉमसन, या फिर यूं कहे कि जे थॉमसन। जे थॉमसन थे। इन्होंने सबसे पहले अब जो जे थॉमसन थे, इन्होंने सबसे पहले जो है इस विद्युत विसर्जन जो नलिका थी, ये जो कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ये उच्च वोल्टेज वाला क्या है, विद्युत पंप है। इसमें जब ये थॉमसन ने उच्च निर्वात इस नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए इसने जब उच्च वोल्टता उत्पन्न की, तो जब एनोड से कैथोड की तरफ जो है कुछ किरणें उत्पन्न हुई। इन किरणों को इन्होंने नाम दे दिया कैथोड किरणें। कैथोड किरणें। अब ये कैथोड किरणें क्या थी? तो ये किरणें जो थी, ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करने वाली थी और एक हरी प्रतिदीप्ति यानी कि इस विद्युत नलिका के ऊपर एक हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाली थी ये कैथोड की किरणें। और ये कैथोड की किरणें जो है अपने अंदर इस विद्युत की छड़ के अंदर विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली थी। ये जो हरी प्रतिदीप्ति दिखने के कारण इन्होंने देखा कि जब कैथोड से एनोड की तरफ उच्च वोल्टता लागू की गई तो इसके अंदर जो है हरी प्रतिदीप्ति दिखाई दी, और हरी प्रतिदीप्ति के कारण जो इस विद्युत ये जो कांच की छड़ थी इसके ऊपर जो किरणें दिखाई दी, इन किरणों को इन्होंने कैथोड रे किरणें नाम दिया। ये कैथोड रे किरणें जो है इनके गुण थे कि ये एक सीधी रेखा में गमन करती है, ये एक हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, और ये जो है इसमें बनने वाले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली होती है। और ये जो कैथोड किरणें थी, इन कैथोड रे किरणों ने जब इस उच्च वोल्टता वाले को आयनित किया तो थॉमसन ने बताया कि ये जो है इसके अंदर उपस्थित गैस से जब टकराया तो इन्होंने बताया कि ये जो है थॉमसन जी ने बताया कि ये जो है इसके परमाणुओं के अंदर जो छोटे छोटे कण थे, छोटे छोटे कण जो कि क्या है, ऋणावेशित हैं। ऋणावेशित इन कणों को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रोड के ऊपर उत्पन्न कण इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण हम परमाणुओं में एक अपरमाणविक कण की व्याख्या कर पाएंगे। और थॉमसन ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक जो कण है, इसका जो ये पहला उदाहरण था। इस इलेक्ट्रॉन को जो है परमाणु से पृथक किया जा सकता है और इस परमाणुओं में से इसको पृथक करने के बाद में परमाणु का जो शेष भाग है वो धनावेशित रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिरा था ये ऋणावेशित कण था और ऋणावेशित कण को अलग करने के बाद में परमाणु जो है वो धनावेशित बच जाता है। अब जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और समय जब आगे बढ़ता गया तो ये जो विद्युत विसर्जन नलिका थी इसमें गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक और आए। इन गोल्डस्टीन जी ने क्या किया कि ये जो विद्युत नलिका थी इन्होंने छिद्र युक्त छड़ का उपयोग किया। ये एनोड, ये कैथोड। जब इन्होंने इसके ऊपर उच्च वोल्टता निर्वात उत्पन्न करके उच्च वोल्टता उत्पन्न की तो इन्होंने गोल्डस्टीन जी ने कम दाब पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया तो ये जो छिद्र युक्त जो कैथोड था, ये कैथोड रे पर इन्होंने जो है धन कणों यानी कि पहले धन किरणों को उत्पन्न किया और इन धन किरणों को वापस नाम दे दिया गया क्या? प्रोटॉन। ये जो है परमाणु के अंदर उपस्थित दूसरा जो है अपरमाणविक कण था। अब इन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया। तो प्रोटॉन जब नाम दे दिया इन्होंने तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम दिया तो इन्होंने कहा कि ये इस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। 1837 गुना अधिक होता है। जब इन दो अपरमाणविक कणों की खोज हो गई तो इसके बाद में जो है एक और वैज्ञानिक आए और इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो कणों की उपस्थिति के आधार पर एक जो है अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। ये जो प्रस्तावित मॉडल था ये जो था प्लम पुडिंग मॉडल। तो अब हम प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब बात करते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल की। तो देखिए ये थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जो है थॉमसन ने 1898 में दिया। इस मॉडल में थॉमसन ने परमाणु को एक जो है पूरा धनावेशित गोला माना और इसके अंदर जो है छोटे छोटे ऋणावेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में धसे हुए होते हैं। इसकी इन्होंने तुलना एक मिठाई आती है जिसे प्लम पुडिंग कहा जाता है। यानी कि प्लम पुडिंग जो है एक केक समान एक मिठाई होती है जिसके अंदर जो सूखे मेवे होते हैं वो सूखे मेवे उसके अंदर धसे हुए होते हैं। तो सूखे मेवे तो हो गए इलेक्ट्रॉन का कार्य और बाकी जो धनावेशित कण जो धनावेशित गोला था वो हो गया परमाणु। अब इस परमाणु को जो है इन्होंने 10⁻⁻10 परास वाला एक धनावेशित गोला माना और ये जो परमाणु इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया तो इन प्रस्तुत मॉडल में
ये पूरा का पूरा एक प्लम पुडिंग मिठाई की तरह, केक की तरह बना हुआ होता है, जिसके अंदर ये जो सूखे मेवे हैं, ये सूखे मेवे जो है वो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन थे, और ये जो बाकी जो सारा का सारा जो भाग था वो एक क्या था, धनावेशित परमाणु का गोला था। ये जो धनावेशित गोला था, इन्होंने इस मॉडल को नाम दे दिया प्लम पुडिंग मॉडल। इस प्लम पुडिंग मॉडल को हम एक तरबूज के समान भी मान सकते हैं। तरबूज में जो लाल लाल सिरा जो गुदा भाग होता है, उस गुदा भाग को हम मान सकते हैं कि ये परमाणु का जो है धनावेशित गोला है, और इसके अंदर जो काले काले सूक्ष्म बीज पाए जाते हैं, इन बीजों को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में मान सकते हैं। लेकिन जब समय बढ़ता गया तो इनका भी एक ऐसा समय आया जब इनका जो ये परमाणुवाद था, इनका जो प्लम पुडिंग मॉडल था, ये जो है आगे के इनके वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक और मॉडल प्रस्तुत किया जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के जो इन्होंने रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, इन मॉडल की जो है ये व्याख्या नहीं कर पाया, इसके कारण से इनका जो ये मॉडल था इनको रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब जो परमाणुवाद पढ़ा हमने, उस परमाणुवाद के बारे में प्लम पुडिंग मॉडल के बाद में जब इसको खारिज कर दिया गया तो हम आगे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने अपना जो है अल्फा प्रकीर्णन मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में क्या किया इन्होंने कि एक सोने की पतली पन्नी ली। इस फॉइल पर उन्होंने जो है हीलियम के नाभिक, ये जो पन्नी थी वो 10⁻⁻7 मीटर पतली थी। इसके ऊपर जब उन्होंने हीलियम के नाभिक के जो कण हैं, उनके अल्फा कणों की जब उन्होंने बौछार की तो देखा कि अधिकांश जो कण थे, अधिकांश जो किरणें थी वो अवक्षेपित हो गई। कुछ किरणें थी जो 120 डिग्री कोण से अवक्षेपित हुई, और 20,000 में से एक किरण ऐसी आई जो वापस 180 डिग्री कोण से वापस अवक्षेपित हुई। जब 20,000 कणों में से एक किरण वापस अवक्षेपित 180 डिग्री से हुई तो इन्होंने अपने मॉडल का निष्कर्ष निकाला कि ये जो परमाणु है ये पूरा का पूरा क्या है, खोखला भाग है। और इस खोखले भाग के बारे में इन्होंने और क्या क्या व्याख्या की, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो सोने की फॉइल ली इन्होंने, इसके चारों ओर एक गोलाकार प्रतिदीप्ति वृत्ताकार भाग जो रखा, जिसके कारण से किरणें जो है आगे अवक्षेपित ना हो पाए। और जब हीलियम के नाभिक के कणों की, ये हीलियम के नाभिक, जब अल्फा कणों की यहाँ पर बौछार करवाई गई, अल्फा कणों, तो जब अल्फा कणों की बौछार कराई, ये सोने की फॉइल थोड़ी हम आगे बना लेते हैं, यहाँ पर बौछार करवाई तो इन्होंने देखा कि सारी की सारी जो किरणें हैं वो सीधी निकल गई। कुछ किरणें थी जो, कुछ कण थे जो 80 डिग्री या 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण पर अवक्षेपित हुई, और 20,000 कणों की बौछार कराने के बाद में एक जो किरण थी वो 180 डिग्री कोण से अवक्षेपित हुई। तो देखते हैं, लिखते हैं हम इसके बिंदु। इन्होंने क्या क्या प्रेक्षण लिए। प्रेक्षण पहला कि जो सभी कण सीधे निकल गए अवक्षेपित होकर के, कुछ कण 90 डिग्री व 120 डिग्री के
अवक्षेपित हुए और 20,000 में से एक कण वो 180 डिग्री के कोण पर पुनः उसी दिशा में अवक्षेपित हुआ। जब ये एक कण जब उसी दिशा के अंदर गया तो इन्होंने अपने प्रेक्षणों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। उस निष्कर्ष के बारे में अपन बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला क्या निकाला कि परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है और जो है परमाणु में जो भी धनावेशित उपस्थित होता है, धनावेशित जो कण उपस्थित होता है वो एक स्थान पर उपस्थित होता है, एक स्थान पर उपस्थित होता है। और ये जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग जो है वो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। तो इन्होंने ये अपने मॉडल के निष्कर्ष निकाले। अब रदरफोर्ड ने जो ये निष्कर्ष निकाले, इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने जो है नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप यानी कि मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु है ये नाभिक, इन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु है समस्त धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है और इस नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। परमाणु में जो ऋणावेशित कण होते हैं वो कण निश्चित पथ पर गति करते हैं और इस पथ को इन्होंने नाम दिया कक्ष या कक्षा। और तीसरा ये प्रतिरूप में मॉडल में ये बिंदु इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो धनावेशित भाग व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्थिर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ये आकर्षण बल जो उत्पन्न होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होता है और परमाणु में धनावेशित व ऋणावेशित कणों की
समानता से परमाणु उदासीन होता है, परमाणु जो कि विद्युत उदासीन होता है। जब रदरफोर्ड ने ये अपना जो नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया तो इन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाले, इन्होंने जो ये मुख्य बिंदु दिए थे, लेकिन इन बिंदुओं में कुछ उसकी कमियां रह गई थी उन सीमा में। पहली जो थी वो ये थी कि जब परमाणु के धनावेशित भाग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित, वो कण एक निश्चित कक्षा में जब गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा में कमी आएगी, और एक समय ऐसा आएगा जो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा थी, ऊष्मा जो थी, वो ऊष्मा खत्म हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक वाले भाग में ये गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो इसके कारण से परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। और दूसरी सीमा ये है कि रदरफोर्ड परमाणु के जो है इलेक्ट्रॉन के जो निश्चित कक्ष होते हैं, निश्चित जो पथ होता है, इनकी व्याख्या के बारे में रदरफोर्ड कुछ भी नहीं कह पाए। तो देखते हैं इनके दोनों सीमाएं। धनावेशित नाभिक के चारों तरफ गतिशील इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा की हानि से इलेक्ट्रॉन नाभिक में धंस जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व नहीं या परमाणु स्थायी नहीं। और दूसरी सीमा ये थी कि जो रदरफोर्ड थे, ये रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित कक्ष की व्याख्या नहीं कर सका। अब जब समय आगे बढ़ता गया तो अपरमाणविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके बाद में एक और कण की जो है एक वैज्ञानिक ने उसका भी मॉडल प्रस्तुत किया, तो हम उसके बारे में भी अब बात करेंगे। उससे पहले हम एक और अपरमाणविक कण के बारे में बात करेंगे जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब जो ये जो न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय था, न्यूट्रॉन की खोज यानी कि जो तीसरा अपरमाणविक कण था, ये इसका श्रेय क्या किसको दिया गया? चैडविक को दिया गया। अब इन चैडविक ने क्या बताया, किस आधार पर जो है न्यूट्रॉन की खोज की कि ये जो परमाणु का जो द्रव्यमान है, ये परमाणु का जो द्रव्यमान है, ये जो आवेशित कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके योग से भी जो है अधिक होता है। तो रदरफोर्ड ने एक सुझाव प्रस्तुत किया कि ये जो है ये सारा का सारा जो परमाणु का द्रव्यमान है किसके बदौलत जो है अधिक है, वो है उदासीन कण के बदौलत। और उदासीन होने के कारण इस कण को पहचाना नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि जो आवेशित कण थे, जो प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, इनकी पहचान तो हो गई, लेकिन जो उदासीन कण जो था उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और इन्होंने बताया कि ये जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर माना गया। तो न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? चैडविक को दिया गया। अब तीनों अपरमाणविक कणों की खोज होने के बाद में अब हम बात करेंगे बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप के बारे में। बोर ने
1912 में बताया कि ये जो रदरफोर्ड का जो नियम था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो भौतिक नियमों के आधार पर जो है उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कि भौतिक जो प्रतिलिपियां थी, भौतिक जो नियम थे, उन प्रतिरूपों में उसका चयन नहीं हो सका, उसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो बोर ने जो है हाइड्रोजन नाभिक का इस्तेमाल करते हुए एक और नया मॉडल बनाया गया उसके द्वारा, जिसको नाम दिया गया बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। ये जो बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप था, इस परमाणु प्रतिरूप को क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आधारित जो है, इन्होंने जो मुख्य तथ्य दिए थे, उन तथ्यों में से ये शामिल थे कि ये जो परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या व नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में गति करता है, और इन निश्चित कक्षाओं में जो गति करता है, इन कक्षाओं को नाभिक से बाहर जाने की तरफ इनको क्रमशः नाम दिया गया। कक्षों को 1, 2, 3, 4, या फिर इन कक्षों को दूसरा नाम दे दे KLMN जैसे करके। दूसरा जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने, दूसरा निष्कर्ष ये था कि इन तत्वों इन कक्षों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, वो कोणीय संवेग जो है MVR, वो h/2π के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो इसकी mv, यानी कि इसका जो कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का, वो mvr बराबर h/2π के गुणज होता है। यहाँ पर जो है h जो है वो प्लांक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r जो है वो क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। इन्होंने इसके गुणज बताया। ये दूसरा निष्कर्ष था। पहला निष्कर्ष ये था कि ये जो क्वांटम सिद्धांत जो था, इन्होंने ये कक्षों में इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो निश्चित कक्षाओं में होने के कारण इन कक्षों को नाम दे दिया गया 1, 2, 3, 4 या KLMN। आगे के निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निश्चित कक्षा में गति तो करते हैं, लेकिन जब गति कर रहे होते हैं तो इनकी ऊर्जा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या फिर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा जो है उसके अंदर समा जाती है। तो तीसरा निष्कर्ष जो है इन्होंने निकाला वो ये निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में गति करते हैं तब उस ऊर्जा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब उच्च से निम्न कक्ष में आएंगे तो इनकी ऊर्जा के अंदर जो है उत्सर्जन होगा, इनकी ऊर्जा निकलेगी, हानि होगी, और जब निम्न से उच्च में जाएंगे तो इनकी ऊर्जा के अंदर अवशोषण होगा। ये जो है नियम इन्होंने दिया था, जिनको नाम दिया गया बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। आज की कक्षा में हमने परमाणु के सभी मॉडलों के बारे में, इनके प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन किया। वापिस नेक्स्ट सेशन में हम एक और नई टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।